नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती मैथ विद पंडित सर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो है काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ामिनेशन चालू हो रहे हैं, कक्षा 10th का मॉडल पेपर डालिए साइंस का। तो आज आप लोग के सामने क्लास 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में बेहद महत्वपूर्ण भी है। आपका जिसमें पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैसे इसमें पहला विकल्प दिया है उत्पाद, दूसरा दिया गया अभिकारक, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। देखिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें दो ही चीज़ होता है। इस तरफ आपका क्या होता है, इस तरफ रिएक्टेंट होता है और इस तरफ आपका क्या होता है, इस तरफ आपका प्रोडक्ट होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो रिएक्टेंट भाग लेते हैं, रिएक्टेंट भाग लेकर और क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और इसमें दो प्रकार का रिएक्शन भी होता है, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब आप कहेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या योगदान होता है? तो अभी जो इसके बाद वाले क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें इसकी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक भाग लेकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका दूसरा जो है सवाल दिया गया है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपके सामने चार विकल्प भी दिया गया है। पहला है 7 से कम, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 0 और चौथा है 7। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अम्लीय विलयन क्या होता है या अम्ल से आप समझते क्या हैं। आपको मतलब क्लास से 7th 8th में बताया जाता है कि अम्लीय विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आप समझ रहे हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। लेकिन इसका ठीक विपरीत क्षार होता है कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। और अम्ल क्या करता है कि अम्ल जो है ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अम्ल, ये क्षार आपका जो है, बात समझ रहे हैं? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अभी कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। इसके आगे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिस पर चर्चा करेंगे। चलिए, आपका तीसरा जो है सवाल है, आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसमें पहला आपका दिया है NaSCO3, दूसरा है Na2CO3 × 10H2O, सी नंबर दिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Na2CO3 × 10H2O। आपका ये जो बी विकल्प सही है। आपका चौथा विकल्प है, आपका चौथा विकल्प दिया गया है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब बरसात आता है तो जो पहली बरसात होती है उस पहली बरसात को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी के बूंदों के साथ साथ अम्ल की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है कि अगर आप उस पहली बारिश के पानी में अगर आप नहा लेते हैं तो आपके शरीर पे जो है ना छोटे छोटे फफोले पड़ जाएंगे, फफूंदी जिसको कहते हैं। और आज इसी अम्लीय वर्षा की ही देन है कि आज
विश्व विरासत की श्रेणी में आने वाली आगरा की जो ताजमहल, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था, आज उसका रंग बदरंग होता जा रहा है, तो वो इसी अम्लीय वर्षा की ही देन है। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है कि वह उसकी दीवारों पे, मतलब उसकी दीवारों पे जो संगमरमर है ना, संगमरमर लगा है, तो उस पर अभिक्रिया करके उसको पूरी तरह से काला कर रही है। तो ये चूंकि सवाल आपका 2015, 2018 और 2019, ये जो 3 वर्षों में यूपी बोर्ड में तो लगातार पूछे गए हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन या उसकी अम्लीय सांद्रता कितनी होती है। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.2, 5.2। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अच्छा, आपका 5वां जो है विकल्प है, आपका 5वां सवाल है, विकल्प दिया गया है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला दिया है K2SO4 × 24H2O, दूसरा है आपका K2 × 24H2O, तीसरा दिया गया है K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2O, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2O। आपका विकल्प सी सही है। दोस्तों, फिटकरी जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारे रक्त का जो स्कंदन होता है, रक्त को स्कंदित करने में फिटकरी का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़, जो एक आप बीमारी आप सुने होंगे, जेनेटिकल डिसीजेस होता है, आनुवांशिक एक रोग होता है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बड़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इसमें ब्लड का, या आपको चोट लग गई है तो आपके ब्लड का स्कंदन होता ही नहीं है, अर्थात ब्लड अगर बह रहा है तो बहता ही रहता है, रक्त हमारा स्कंदित होता ही नहीं है। तो ये बीमारी बड़ी ही खतरनाक होती है, हीमोफीलिया। चलिए, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। आपका प्रश्न दिया गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझाएं, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 आपने पढ़ा है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा है और एक आपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ा है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान तत्वों के भीतर से स्वयं ऊष्मा का क्षेपण होता है। अब आप कहेंगे सर, स्वयं ऊष्मा का क्षेपण होता है, क्या मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, एक रिएक्शन है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है। N2 + thrice H2 रिवर्सिबल ट्वाइस NH3 + 22,400 कैलोरी ऊर्जा। अब जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है आपका N2 + thrice H2 रिवर्सिबल ट्वाइस NH3 + 22,400 कैलोरी ऊर्जा। अब ये अभिक्रिया जो है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करके जब अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं, तो अमोनिया के निर्माण में आप क्या देख रहे हैं कि 22,400 कैलोरी ऊर्जा भी निकल रही है, यानी इसके अंदर से कुछ गर्मी भी बाहर निकल रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मैं साधारण बोलचाल की भाषा में, आपके देहाती भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ, तो जैसे दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि दिवाली आ रही है, तो इसमें क्या है कि लोग अपने घरों की जो है रंगाई पुताई करते हैं, चूना लाते हैं। तो जब आप बाज़ार से चूना लेकर आते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, किसी पानी में भिगो देते हैं, कहते हैं इसको रात भर खिलने दीजिए। जितना पानी में भीगेगा उतना ही इसका कलर और भी अच्छा आएगा, या दीवार पे उतना ही अच्छा जो है मतलब लाइट देगा। तो जब आप उस कच्चे चूने को पानी में डाल देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो चूना अपने आप बुद करके क्या है, उबलना शुरू हो जाता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि चूने को भिगोने के बाद आप नीचे से लकड़ी देते हैं, आग उग देते हैं,
ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब चूना जो है पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन के दौरान वो स्वयं अपने अंदर से जो है ऊष्मा का संचार कर रहा है या अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि यदि कोई तत्व अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण करते हैं या ऊष्मा को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो आप कहेंगे सर, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया और पूछ दिया कि दिया गया रिएक्शन या दिए गए अभिक्रिया में कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसको बताने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो कैलोरी ऊर्जा लिखी हुई है ये लिखा है प्लस करके, प्लस 22,400 है। तो अगर प्लस करके है तो ये समझ जाइए कि अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर कर रहा है। और अगर यहीं पर प्लस की जगह माइनस कुछ एनर्जी लिखी है या माइनस कुछ ऊर्जा का मान दिया है, ऋण में दिया है, माइनस में दिया है, तो वह ऊष्मा शोषी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला सवाल है, इमली, टमाटर, सिरका, नींबू, संतरा तथा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब यह आपका सवाल दिया गया है। तो मैंने बताया कि इमली में जो है, इमली खट्टी होती है तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है सिरका पेट के लिए बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे अंदर से जो वो क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया में आमाशय से जो रस निकलता है, Cl जो है, तो उसमें भोजन को पचाने में बड़ा मददगार होता है। तो टमाटर जो आपका सिरका है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मतलब है CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है भोजन के पाचन में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नींबू खट्टी होती है तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद नींबू के बाद आपका संतरा, ये भी खट्टा ही है, संतरा। और संतरा के बाद मौसमी, उसको भी ले लीजिए, मौसमी। तो इसमें भी जो है सिट्रिक ही अम्ल पाया जाता है। अर्थात नींबू में, संतरा में और मौसमी तीनों खट्टी है तो तीनों में जो है सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। एक होता है चींटी का डंक, चींटी का जब डंक लगता है तो ब्लड आ जाता है या हल्का अगर फफोला टाइप पड़ जाता है, तो चूँकि इसमें तो एसिड पाया जाता है, तो चींटी के डंक में आपका अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये तो आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालें हैं। और दोस्तों, इसके बाद मैं अगला जो है पार्ट अपलोड करूंगा, तो उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में बताऊंगा। वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, आप लोगों को थोड़ा सा बायोलॉजी और फिजिक्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग का एग्ज़ामिनेशन करीब आ रहा है। अब इस एग्ज़ामिनेशन में इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को शेयर वगैरह कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा बना रहे। और जो बच्चे बेचारे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी मदद मिल जाएगी अपनी तैयारी करने के लिए। दोस्तों, आप लोग इंटर पास कर लीजिए, तो इसके बाद आप लोगों कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी मैं आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव चीज़ों को लेकर आए हैं। कॉम्पिटिटिव चीज़ों को भी इसमें बताया जाता है, तो उसको भी आप लोग देखा करें बराबर। चलिए ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कल आप लोग की दिवाली है, तो आपको आज से ही जो है 24 घंटा पहले ही मैंने दिवाली की शुभकामना आप लोग को दे दी।
और दिवाली में बच्चों आप लोग पटाखे वगैरह कम फोड़िएगा और विशेषकर एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द से, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म का एक प्रतीक है। दिवाली जो है हिंदू धर्म का एक प्रतीक माना जाता है और बड़ा ही धार्मिक पर्व है। तो इसमें आप लोग कोशिश करिएगा पढ़ने की, क्योंकि दिवाली का दिन काफ़ी शुभ होता है। इस दिन जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको माँ सरस्वती जो है बहुत ज्ञान देती हैं, ऐसा हमारे धार्मिक वेद पुराणों में कहा गया है। तो पटाखों से दूर रहिएगा और काफ़ी सावधानी से इस त्यौहार को मनाइएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को हैप्पी दिवाली। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।